ओके, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो कुछ टेम्पररी मेथड्स होती है और कुछ परमानेंट मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स में आती है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, बैरियर मेथड्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, IUCD, और कुछ मिसलेनियस लाइक सेंटक्रोमैन विच इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल पिल। तो ये टेम्पररी मेथड्स। परमानेंट मेथड्स में फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन, देन एश्योर विच इज़ हिस्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ ट्यूबल लाइगेशन, मेल में वेसेक्टोमी। तो ये टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। कुछ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो है IUCD, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन। ओके, IUCD, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन, दे आर लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके लिए एक इंडेक्स है विच इज़ नोन एज पर्ल इंडेक्स। कि पर्ल इंडेक्स से हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसकी एफिकेसी क्या है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी divided by number of female who used the contraceptive method into years of use multiplied by 100. Okay, number of accidental pregnancy divided by number of females who used it into years of use into 100. अब ये जो पार्ट है years of use और ये into 100 वो चेंज होता रहता है। तो अगर मंथ्स में है तो फिर मंथ्स ऑफ यूज़ इंटू 1200 कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स में यूज़ हुआ देन इंटू 1300 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना याद रखना, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल हु यूज्ड इट इनटू ईयर्स ऑफ यूज इनटू 100। फिर फैक्टर्स अफेक्टिव फेलियर रेट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें आते टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एज ऑफ द पेशेंट, मैरिटल स्टेटस, पैरिटी, इंटेंशन टुवर्ड्स फ्यूचर प्रेगनेंसी। तो ये याद रख सकते हैं। अब नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स देखते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम अराउंड ओव्यूलेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम अराउंड ओव्यूलेशन। ये हाईली अनसेफ है फॉर इंटरकोर्स। कि इसमें एफिकेसी का रेट जो है वो बहुत ही लो होता है। अब इसमें बहुत सारी 6 मेथड है। पहली है रिदम मेथड, जिसमें फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशन के अराउंड हम मेजर करते हैं टाइम। तो सेफ पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट 7 डे ऑफ द साइकिल एंड लास्ट 7 डे ऑफ द साइकिल। कि सेफ पीरियड इज़ फर्स्ट 7 डे ऑफ द साइकिल एंड लास्ट 7 डे ऑफ द साइकिल। उसके बीच वाला जो टाइम होता है वो अनसेफ पीरियड होता है। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सेफ में प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। फर्स्ट 7 डेज ऑफ साइकिल एंड लास्ट 7 डेज ऑफ साइकिल। उसके बाद दूसरा मेथड है तिरुमाला मेथड। इसमें भी सेम ही है। इसमें सिर्फ एक ये बैंड जैसा होता है, उसमें बीड्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज। तो अगेन इसमें भी सेम, जो पहले 7 डेज होता है दे आर सेफ, और बीच के जो डेज होते हैं दे आर अनसेफ। फिर है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस जो होता है इट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसे हम फील करते हैं, मतलब वो कैसा है। अगर वो ज़्यादा थिन है, वाटरी है, एबंडेंट एंड इलास्टिक है तो इसका मतलब कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन होगा, वाटरी होगा, एबंडेंट एंड इलास्टिक होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वो थिक होगा, स्कैंटी एंड विस्कस होगा, एंड इट कैनॉट बी स्ट्रेच बिटवीन 2 फिंगर। ईस्ट्रोजन के अंडर जब होगा तब वो ऐसे स्ट्रेच होगा बिटवीन 2 फिंगर्स, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वो स्ट्रेच नहीं होगा बिटवीन फिंगर्स। तो इसके हिसाब से हम सर्वाइकल म्यूकस वो देखेंगे वो कैसा है। फिर है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सिर्फ नाम याद रखना। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इट इज़ द बेस्ट नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें होता क्या है, जब मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है बेबी को, तो उसमें प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज़ होता है, और ये प्रोलैक्टिन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट करता है GnRH। ओके, इट हैज़ नेगेटिव फीडबैक ऑन GnRH। तो फिर GnRH वो लो होगा तो FSH एंड LH वो भी लो होगा, तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। कि प्रोलैक्टिन इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन, नेगेटिव फीडबैक टू GnRH, और फिर लो LH एंड FSH, सो नो ओव्यूलेशन। प्री रिक्विजिट इसकी है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बिगिन सून आफ्टर द डिलीवरी, और फीमेल जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 फीड एट नाइट। फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ड्यूरेशन। तो ये प्री रिक्विजिट याद रख सकते हो। मोस्ट एडॉप्टेड नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लीस्ट फेलियर रेट इट वो लैक्टेशनल एमेनोरिया। कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। फिर एक रूल ऑफ 3 है, इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी स्टार्टेड बाय 3 मंथ्स इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल। दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्टेड बाय 3 वीक इन पार्शियली ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल होगी उनमें बाय 3 मंथ्स हमें कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो पार्शियली ब्रेस्ट फीड या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल होगी उसमें 3 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड वो है इट नीड्स मोटिवेशन, टाइम्ड इंटरकोर्स, सुटेबल ओनली विद फीमेल विद रेगुलर साइकिल्स, एसोसिएटेड विद हाई फेलियर रेट्स। तो ये थी नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इसके बाद बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये फीमेल के लिए
अलग होती है, मेल के लिए अलग। मेल में है वो है कॉन्डम, फीमेल में है टुडे स्पॉन्ज, फीमेल कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम। ये मेल में है सिर्फ कॉन्डम विच इज़ क्वाइटस डिपेंडेंट, फीमेल में इट इज़ टुडे स्पॉन्ज, फीमेल कॉन्डम एंड डायाफ्राम विच आर क्वाइटस इंडिपेंडेंट। अभी जो बैरियर मेथड होती है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट, एक तो ये एसटीडीज, पीआईडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर दिया, एचआईवी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर दिया, मेल कॉन्डम इज मोर इफेक्टिव देन फीमेल। फिर एचपीवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के अगेंस्ट, कि इन सब के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैरियर मेथड्स। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन cannot be used as an emergency contraceptive. Okay, it cannot be used an emergency contraceptive. फिर मेल कॉन्डम इज इंक्लूडेड इन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और मेल कॉन्डम जो है वो इट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, फीमेल कैन बी यूज्ड अप टू 2 times, लेकिन आइडियली वो भी सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। डायफ्राम कैन बी यूज्ड टिल 1 year बाय वॉशिंग एंड ड्राइंग। टुडे स्पॉन्ज कैन बी यूज्ड वंस व्हेन इंसर्टेड अप टिल 24 hours, मतलब एक बार इंसर्ट कर दिया तो फिर 24 hour तक यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी इंटरकोर्स करे तो। अब मेल एंड फीमेल कॉन्डम के बीच में डिफरेंस दिखते हैं। मेल कॉन्डम हैज सिंगल रिंग, फीमेल कॉन्डम हैज 2 rings। फिर मेल कॉन्डम जो है बोथ द कॉन्डम्स आर मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स। ओके, दे आर पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स। मेल में ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। फेलियर रेट जो होता है वो फीमेल कॉन्डम में ज़्यादा होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फीमेल कॉन्डम्स, दे आर सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल। तो सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल दे आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फीमेल कॉन्डम। ये इमेज ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम। उसके बाद डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम ये डोम शेप का होता है, फ्लेक्सिबल रिंग होती है, मेड ऑफ रबर, लेटेक्स या सिलिकॉन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें स्पर्मिसिडल एजेंट हमें यूज़ करना पड़ता है। स्पर्मिसिडल एजेंट वो होता है जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मोस्ट कॉमन स्पर्मिसिडल एजेंट यूज्ड आर नॉनॉक्सिल 9। ओके, नॉनॉक्सिल 9 इज अ स्पर्मिसिडल एजेंट जो डायफ्राम के साथ हम यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट लीड्स टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड लाइसिस ऑफ द स्पर्म। इसका ड्रॉबैक ये है डायफ्राम का कि ये एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट नहीं करता, प्लस ये इट एक्ट्स ऑन द लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट इन द वेजाइना, जो क्या करता है एसिडिक पीएच मेंटेन कर रहा था, उसके ऊपर ये एक्ट करता है स्पर्मिसिडल एजेंट, और वो फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर कोलोनाइजेशन ऑफ इकोलाई वो इंक्रीज होती है, मतलब बैक्टीरिया आफ्टर इंटरकोर्स। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन या ड्रॉबैक है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो जाता है विथ यूसेज ऑफ डायफ्राम। तो इसलिए डायफ्राम की जगह हम आज के टाइम में टुडे स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, वो बाद में देखेंगे। डायफ्राम शुड नॉट बी यूज्ड विथ ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, दे डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एचआईवी और एचएसवी इन्फेक्शन। तो ये ड्रॉबैक हो गई। तो एचआईवी ट्रांसमिशन से प्रोटेक्ट नहीं करता, लैक्टोबैसिलाई को पैक करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो इकोलाई इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज करता है, एचआईवी के अगेंस्ट एचएसवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन पीआईडी के अगेंस्ट करता है। देन दिस आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डायफ्राम: प्रोलैप्स, फिस्टुला, इरोडेड सर्विक्स, RV uterus, retroverted uterus, recurrent UTI. They are contraindications. So difference between female condom and diaphragm. तो female condom can be used in puerperal period after delivery. Postpartum period के टाइम पे हम फीमेल कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं। डायफ्राम कैन नॉट बी यूज्ड। फिर फीमेल कॉन्डम में नो यूज़ ऑफ एनी स्पर्मिसिडल एजेंट, इसमें इट हैज़ टू बी यूज्ड। फीमेल कॉन्डम कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम आफ्टर इंटरकोर्स। डायफ्राम में हमें आफ्टर इंटरकोर्स 6 hours तक हमें डायफ्राम वहीं पे रहने देना पड़ता है, ताकि जो स्पर्मिसिडल एजेंट है वो एक्ट कर सके प्रॉपरली। फिर फीमेल कॉन्डम प्रोटेक्ट अगेंस्ट एचआईवी ये नहीं करता, ये कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट कैन बी रीयूज्ड। फिर टुडे स्पॉन्ज ये मशरूम शेप डिवाइस होता है, इसमें भी पहले से ही स्पर्मिसिडल एजेंट लगा हुआ होता है, नॉनॉक्सिल 9। तो इसमें एक्सटर्नल या अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ये इंसर्ट कर दिया तो फिर 24 hours तक इंसर्ट करके रख सकते हैं हम इसे। इसमें चांसेस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वो कम है या फिर है ही नहीं। तो ये कंपैरिजन दिया है बिटवीन डायफ्राम स्पॉन्ज एंड फीमेल कॉन्डम, मतलब कितने टाइम तक हम इंसर्ट करके रख सकते हैं वो सब दिया है। वजाइनल पीएच रेगुलेटर जेल, ये वजाइनल पीएच रेगुलेटर जेल, नॉर्मली वजाइना को पीएच जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन इंटरकोर्स के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है ड्यू टू स्पर्म या सीमन। तो वजाइनल पीएच रेगुलेटर जेल, इसमें होता क्या, पहले तो लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये वजाइनल पीएच को एसिडिक रखता है, मेंटेन करके रखता है 3.5 to 4.5 के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है वजाइना में, और फिर वो जो स्पर्म की मोबिलिटी होती है वो कम कर देता है, स्पर्म को इमोबाइल बना देता है। तो ये उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ हमें लगाना होता है ऑन द वजाइना। ये उसका कंटेंट है 90 mg लैक्टिक एसिड, 50 mg साइट्रिक एसिड, 20 mg पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये 1 घंटे पहले ऑफ इंटरकोर्स हमें लगाना पड़ता है।
तो ये था वजाइनल पीएच रेगुलेटर जेल। ये एक जेल जैसा जेल आती है, वो हमें इंसर्ट करनी पड़ती है 1 आवर बिफोर इंटरकोर्स। तो ये थी मैकेनिकल या बैरियर मेथड्स ऑफ टूडे स्पॉन्ज में। याद रखना है कि ये 24 आवर तक हम इंसर्ट कर सकते हैं और वो 24 आवर में जितनी टाइम भी इंटरकोर्स करे वो चलता है, लेकिन मैक्सिमम 30 आवर्स तक, लेकिन आइडियली अप टू 24 आवर तक रख सकते हैं। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिसके होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं टूडे स्पॉन्ज। तो ये एक पॉइंट रह गया था। तो ये था मैकेनिकल बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, अब हम देखने वाला है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके एग्जाम्पल है एक तो ओरल कंबाइंड पिल्स, ओके, ओसीपी ओरल कंबाइंड पिल्स, ट्रांसडर्मल पैच, वजाइनल रिंग्स। इन तीनों में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वो भी सेम होती है। ओसी पिल्स, ट्रांसडर्मल पैच एंड वजाइनल रिंग्स। सबसे पहले देखते हैं ओरल कंबाइंड पिल्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डोज ऑफ ईस्ट्रोजन, और जो ईस्ट्रोजन वो जो यूज़ होता है वो है इथिनाइल इस्ट्राडाल। तो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इथिनाइल इस्ट्राडाल वो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट है जो यूज्ड होता है इन द ओरल कंबाइंड पिल्स। अब हाई डोज पिल होती है, लो डोज एंड वेरी लो डोज। हाई में इथिनाइल इस्ट्राडाल या ई वो मोर देन 50 माइक्रोग्राम होता है, लो डोज में लेस देन 50 माइक्रोग्राम, और वेरी लो डोज में लेस देन 20। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है लो डोज पिल। मिनिमम इफेक्ट के लिए चाहिए होता है 10 माइक्रोग्राम। इसका एग्जांपल है लॉस्ट्रीन। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ द पिल, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन के कंपोनेंट के ऊपर क्लासीफाई होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के कंपोनेंट या तो फर्स्ट जनरेशन हो सकता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन का है नॉरेथिस्ट्रॉन, सेकंड का है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, थर्ड का है डिसोजेस्ट्रल एंड फोर्थ का है ड्रोस्पेरिनोन। के मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है ये लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। तो ईस्ट्रोजन यूज़ होता है वो इथिनाइल इस्ट्राडाल, प्रोजेस्टेरॉन जो यूज़ होता है वो सेकंड जनरेशन लीवोनॉर्जेस्ट्रल। जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएगी प्रोजेस्टेरॉन की। तो ये भी याद रखना कि थर्ड जनरेशन में मोस्ट कॉमन यूज़ प्रोजेस्टेरॉन वो है डिसोजेस्ट्रॉल, ओके, डिसोजेस्ट्रॉल। अब फोर्थ जनरेशन ओरल कंबाइंड पिल था, उसका एग्जांपल था ड्रोस्पेरिनोन। इसमें इसकी एक डाईयूरेटिक लाइक एक्शन भी होती है। तो जब हम इसे ईस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो इसे हम हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होता है, माइल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसमें भी हम दे सकते हैं ड्रोस्पेरिनोन विच इज़ द फोर्थ जनरेशन ओसीपी। तो इसे हम ईस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके हम दे सकते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ओसीपीज़ में ईस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। ईस्ट्रोजन की एक्शन देखते हैं पहले। ईस्ट्रोजन क्या करता है, वो जीएनआरएच सिक्रीशन को कम कर देता है। कि सिंथेटिक ईस्ट्रोजन हम जब हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओसीपी तो वो जीएनआरएच सिक्रीशन कम करता है। उसकी वजह से एफएसएच एंड एलएच वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एन ओव्यूलेशन होता है। तो साइकिल जो होती है वो एन ओव्यूलेटरी साइकिल होती है। तो ये एन ओव्यूलेशन जो है वो मेन मैकेनिज्म है ऑफ ओसीपीज। तो ये ईस्ट्रोजन की एक्शन। प्रोजेस्टेरॉन की एक्शन, ये एक तो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसे थिक कर देता है ताकि स्पर्म पेनिट्रेट ना कर पाए। फिर ट्यूबल मोटिलिटी उसको भी कम कर देता है। फिर डेसिडुअलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम जो होता है उसको थिन कर देता है, तो इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये मैकेनिज्म है ईस्ट्रोजन की एंड प्रोजेस्टेरॉन की। ईस्ट्रोजन की मेन है जो जीएनआरएच कम करता है, एफएसएच एलएच कम करता है, वो फिर एनओव्यूलेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन थिकन सर्वाइकल म्यूकस, डिक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी एंड डेसिडुअलाइजेशन और थिनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंट पिल्स, जो पिल मार्केट में अवेलेबल है, तो माला डी एंड माला एन, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें इसका कंपोजिशन याद रखना है 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथिनाइल इस्ट्राडाल प्लस 0.15 मिलीग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल। के दोनों का कंपोजिशन सेम ही है 30 माइक्रोग्राम इथिनाइल इस्ट्राडाल प्लस 0.15 मिलीग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल। माला डी जो है वो लो कॉस्ट में मिलती है, अराउंड 2 रुपये में। माला एन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एन मतलब नो मनी, इट ये फ्री में मिलती है माला एन। तो ये 2 हो गई। तीसरी है यास्मीन। यास्मीन में अगेन सेम 30 माइक्रोग्राम इथिनाइल इस्ट्राडाल प्लस 3 मिलीग्राम ऑफ ड्रोस्पिरेनॉन, जो हमने देखा था फोर्थ जनरेशन ओसीपी है वो।
जो माइल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी दे सकते हैं। तो ये यस्मिन, तो ये 3 टैबलेट्स याद रखनी, माला डी, माला एन एंड यस्मिन, तीनों के कंपोजिशन याद रखना। अब मेथड कौन सी है ओसीपीज लेने की, तो इसका पैकेट जो है वो 28 टैबलेट्स आती है, उसमें 21 जो होती है वो 21 हार्मोनल टैबलेट्स होती है और 7 आयरन टैबलेट्स होती है जिसमें फेरस फ्यूमेरेट होता है कि 21 हार्मोनल टैबलेट्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स या फेरस फ्यूमेरेट टैबलेट्स। अब जब भी कोई फीमेल ब्लीड करेगी, इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी दिन से पेशेंट को ये ओसी पिल स्टार्ट करनी होती है। तो इट इज़ स्टार्टेड ऑन द डे 1 ऑफ द साइकिल या फिर डे 1 to डे 5 के बीच में कभी भी। अगर डे 1 में या फिर डे 1 to 5 के बीच में कभी भी स्टार्ट करे पेशेंट एक पिल लेना, देन नो बैकअप मेथड इज़ रिक्वायर्ड, नो बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ रिक्वायर्ड एडिशनली। लेकिन अगर 5 दिन के बाद ये पिल लेना स्टार्ट करे फीमेल, तो उसके लिए एडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी यूज्ड फॉर 1 वीक। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हर दिन 21 दिन तक लेनी होती है टैबलेट, हार्मोनल टैबलेट, तो हर रोज़ एक टैबलेट लेगी फीमेल अराउंड द सेम टाइम फॉर 21 डेज। पिल कंटेन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फिर अगेन वही करेगा, नेचुरल LH एंड FSH उसको इनहिबिट करेगा, तो नो ओव्यूलेशन। अब 21 दिन के बाद जब ये पिल लेना बंद कर देगी फीमेल हार्मोनल टैबलेट्स, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा बॉडी में से, तो पेशेंट मेंस्ट्रुएट कर देगा आफ्टर 3 to 4 डेज, और उसके बाद पेशेंट अगेन स्टार्ट्स ब्लीडिंग, और वही है हमारा डे 1 ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, फिर से ये 21 टैबलेट्स लेनी स्टार्ट करते हैं फीमेल। तो यही मेथड है ऑफ टेकिंग द ओरल कंबाइंड पिल्स। अब एक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का एक टर्म है, उसका मतलब क्या होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, सपोज़ कोई फीमेल ने एक पिल मिस कर दी, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल सडनली कम हो जाएंगे बॉडी में से और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इससे काउंटर करने के लिए अभी 24 पिल पैक स्टार्ट हुआ है न्यू, लेकिन अभी भी मोस्टली 21 पिल ही यूज़ होते हैं। तो ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, सपोज़ कोई पेशेंट पिल जो है वो मिस कर दे तो होती है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। उसके बाद नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस ऑफ ओसी पिल्स देखते हैं। एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ होता है और दूसरा नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस क्या है वो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज़ यूज्ड टू रेगुलराइज द साइकिल विथ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन लाइक इन PCOS। तो इसलिए हमें जो साइकिल्स है उनको रेगुलर करने के लिए हम दे सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो दूसरा है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग या रिड्यूस ब्लड लॉस लाइक इन हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन लाइक फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग एट्सेट्रा। तो हाई ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होता है जो भी, लाइक फाइब्रॉइड हो गए, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर, फिर एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक तो टू रेगुलराइज द साइकिल, दूसरा टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग या टू रिड्यूस ब्लड लॉस। तीसरा है टू मेक द साइकिल्स एनओव्यूलेटरी। एनओव्यूलेटरी साइकिल्स दे आर पेनलेस। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा या फिर एंडोमेट्रियोसिस, उसमें हम दे सकते हैं ओसी पिल्स टू मेक द साइकिल्स एनओव्यूलेटरी। फिर इन मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन एंड मिटल-स्मेयर सिंड्रोम, ये याद रखना है, ओवेरियन सिस्ट, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन एंड मिटल-स्मेयर सिंड्रोम। फिर टू मैनेज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस ओसी पिल नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्लूओक्सेटिन विच इज़ एन SSRI। तो हमने कितनी कंडीशन देखी, पहला तो रेगुलराइज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, फिर टू मेक द साइकिल्स एनओव्यूलेटरी, टू रिड्यूस द पेन इन द पेशेंट, फिर ओवेरियन सिस्ट, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, मिटल-स्मेयर सिंड्रोम, इतनी सारी देखी हमने। उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी में भी यूज़ होता है ओसी पिल्स, मैनेजमेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम। फिर जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट होता है ऑफ OCP, ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकोसा को थिक कर देता है और डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ PID, STD एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ही होता है ये सारे इन्फेक्शन। तो सर्वाइकल म्यूकस ठीक होगा तो फिर वो इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं कर सका आगे, तो ये दूसरा एक एडवांटेज है। अब मोस्ट कॉमन PID विथ ओसी पिल्स वो होता है क्लैमिडिया इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन वजाइनाइटिस वो है कैंडिडियासिस विथ OCP यूज़। कि मोस्ट कॉमन PID वो है क्लैमिडिया, मोस्ट कॉमन वजाइनाइटिस वो है कैंडिडियासिस।
फिर लास्ट में टू मैनेज हर्सुटिज्म विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्सुटिज्म, OCP आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्सुटिज्म, एक्ने एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म। क्योंकि 4th जनरेशन OCPs वो उसमें क्या था, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा थे, तो हम हर्सुटिज्म, एक्ने, हाइपर एंड्रोजेनिज्म उसके लिए हम 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन OCPs यूज़ करेंगे एज द डिक्रीज GnRH, LH एंड एंड्रोजन। तो ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज है ऑफ OCPs। अब OCPs के इफेक्ट क्या होता है ऑन कैंसर, तो OCPs इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हिपैटिक एडिनोमास, ब्रेस्ट कैंसर एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो ये याद रखना, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हिपैटिक एडिनोमास, ब्रेस्ट कैंसर इन प्री मेनोपॉजल फीमेल एंड कैंसर सर्विक्स। उसमें से कैंसर सर्विक्स इट इज़ अ रिवर्सिबल रिस्क, मतलब जब पेशेंट OCP लेना स्टॉप कर देगा तो फिर रिस्क जो है वो कम हो जाएगा अपने आप, तो रिवर्सिबल रिस्क है। 3 चीज़ों के लिए इंक्रीज रिस्क है, हिपैटिक एडिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। OCPs reduces the risk for endometrial cancer, ovarian cyst, benign breast disease and colorectal cancer। तो OCPs इन सब के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, इन सब को प्रिवेंट करता है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिवर कैंसर, तो ये भी याद रखना है। इतना जो भी देखा नॉन कॉन्सेप्टिव यूज़, इफेक्ट ऑन कैंसर, ये सब याद रखना है। उसके बाद पिल अगर मिस हो जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर एक पिल मिस हो गई है तो टेक द मिस्ड पिल ASAP, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, और फिर रिज्यूम द स्केड्यूल एंड नो बैकअप इज़ नीडेड। तो एक पिल मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, अगेन जो मिस पिल हुए वो तुरंत ले लो और फिर स्केड्यूल को रिज्यूम करो, नो बैकअप इज़ नीडेड। अगर 2 पिल मिस हो गई है तो क्या करेंगे, अगर पहले और दूसरे वीक में अगर पिल मिस हो गई है तो फिर वी विल टेक 2 pills डेली फॉर 2 days। ओके, सपोज फर्स्ट या सेकेंड वीक में 2 पिल मिस हो गई है तो फिर क्या करेंगे, डेली 2 दिन के लिए 2 टैबलेट्स लेंगे कि 2 pills डेली फॉर 2 days एंड फिनिश द पैक। और लास्ट में बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे फॉर 7 days। अगर वीक 3 में ही मिस हो गई है 2 पिल तो फिर स्टार्ट न्यू पैक, यूज़ बैकअप इमीडिएटली फॉर 7 days। के सेम मेथड यूज़ करेंगे इफ़ 3 pills आर मिस्ड ऑल्सो। अगेन फिर से 1 पिल हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू रखो शेड्यूल आफ्टर टेकिंग द मिस्ड पिल। 2 पिल मिस हुए, अगर वीक 1 या वीक 2 में हुए तो 2 टैबलेट ले लो पर डे फॉर 2 days और फिर फिनिश द पैक। वीक 3 में 2 पिल मिस हुई है, स्टार्ट अ न्यू पैक एंड यूज़ एनी बैकअप मेथड फॉर 7 days। फिर अब देखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ OCPs। तो इसका निमोनिक है, बैंक्स हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन्स ड्यूरिंग मे। तो बैंक्स, B से है ब्रेस्ट कैंसर के एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें हम OCPs नहीं देंगे। तो बैंक से B से है ब्रेस्ट कैंसर, H से है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, V से है अनडायग्नोज्ड वजाइनल ब्लीडिंग, S से है स्मोकर फॉर मोर देन 35 years ऑफ एज, T से है सस्पेक्टेड केस या नोन केस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, P से है प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट फीमेल, H से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, L से लिवर इम्पेयर्ड लिवर फंक्शंस, D से है डायबिटीज़ विथ वास्कुलोपैथी और M से है माइग्रेन। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ब्रेस्ट कैंसर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनडायग्नोज्ड वजाइनल ब्लीड, स्मोकर फॉर मोर देन 35 years, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, प्रेगनेंसी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, डायबिटीज़ विथ वास्कुलोपैथी एंड माइग्रेन। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ OCPs। ये अगेन एक टेबल दिया हुआ है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव एंड नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना है। स्मोकर एक तो देख लिया, पर्सन यूजिंग निकोटिन गम, मतलब अगेन स्मोकर यूज़ करता है, एनी इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन लाइक हेपेटाइटिस, फीमेल विथ फैक्टर 5 लीड इन म्यूटेशन। तो ये सब याद रख सकते हो। रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी कब आती है, फर्टिलिटी रिटर्न्स विद इन 3 months ऑफ स्टॉपिंग द पिल्स। अब OCPs दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर न्यूली मैरिड कपल्स आफ्टर हेरिडिटिफॉर्म मोल इवैक्यूएशन एंड फॉर स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो OCPs आर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर दिस 3 केसेस। अब OCPs के बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग। ये एक रिंग होती है, इस तरह की रिंग होती है जो वजाइना में सर्विक्स के अराउंड हमें इंसर्ट करनी होता है। इसमें भी बहुत ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि लेस ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है तो फिर लेस ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं।
दो रिंग है, नूवा रिंग एंड एनोवेरा, नूवा एंड एनोवेरा। इसके कॉम्पोजिशन ईस्ट्रोजन तो इथेनॉल एस्ट्राडाल, प्रोजेस्टेरोन इज इटोनॉर्जेस्ट्रेल 120 माइक्रोग्राम के इटोनॉर्जेस्ट्रेल। एनोवेरा में इथेनॉल एस्ट्राडाल और प्रोजेस्टेरोन को सेजेस्ट्रोल एसीटेट, सेजेस्ट्रोल एसीटेट। अब इसकी मेथड, इसमें पेशेंट को या फीमेल को 3 वीक तक ये रिंग इंसर्ट करके रखनी पड़ती है। अगेन उसी पिल जैसा ही 3 वीक्स 21 डेज, तो 3 वीक्स तक रिंग इंसर्ट करके रखनी पड़ती है और फिर 1 वीक डिसकंटिन्यू, मतलब 1 वीक निकाल देती है और तभी ब्लीडिंग होती है। तो ये उसकी मेथड ऑफ यूज़। इसके एडवांटेजेस, बेटर कंप्लायंस, बेटर रिड्यूस्ड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इसको इट इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड इंसर्टेड एंड शुड बी इंसर्टेड विद इन 3 आवर। ओके, अगर 3 आवर के अंदर ही वापस इंसर्ट कर दिया आफ्टर इंटरकोर्स तो नो बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ नीडेड। लेकिन अगर आफ्टर 3 आवर इंसर्ट किया तो बैकअप इज़ नीडेड। तो ये याद रखना है, विद इन 3 आवर इंसर्ट कर देना पड़ता है वापस। ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट करता है वजाइनल रिंग। लास्ट है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच इस तरीके का पैच होता है, एक पैकेट में 3 पैचेस आते हैं और एक पैच को हमें 1 वीक तक लगा के रखना होता है। ओके, टोटल 3 पैचेस होते हैं, 1 पैच पर वीक। अगेन इसमें कितने हो गए, 3 वीक्स हो गए, 21 डेज। तो सेम ही होगा सब में, 21 डेज के लिए रखना है। तभी धीरे धीरे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो रिलीज होता रहेगा। ईस्ट्रोजन कंपोनेंट इथेनॉल एस्ट्राडाल, प्रोजेस्टेरोन इज नोराल्जेस्ट्रोमाइन। अप्लाई न्यू पैच एवरी वीक फॉर 3 वीक्स ऑन द सेम डे बट नॉट ऑन द सेम साइड। तो हर बार अलग अलग साइड में इंसर्ट करेंगे, नॉट ऑन द ब्रेस्ट, ये याद रखना है, नॉट ऑन द ब्रेस्ट। फिर अगर पैच डिटैचमेंट हो जाए तो क्या करेंगे, अगर लेस देन 24 आवर में डिटैच हो जाए, मतलब आज हमने लगाया और आज ही के दिन लेस देन 24 आवर में डिटैच हो जाए तो री अप्लाई द सेम पैच एंड नो बैकअप इज नीडेड। अगर आफ्टर 24 आवर डिटैच हो जाए देन न्यू पैच लगाएंगे एंड न्यू साइकिल बिगिंस एंड बैकअप नीडेड फॉर 48 डेज। तो ये ट्रांसडर्मल पैच। ओके, उसके बाद देखते हैं ओनली प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके 4 टाइप है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, उसे कहते हैं मिनी पिल भी कहते हैं। फिर प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स, इसे कहते हैं इम्प्लानॉन। फिर प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ऑफ डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, DMPA इंजेक्शन। ओके, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। फिर लास्ट में प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग IUCD विच इज़ मिरेना। तो ये 4 एग्जाम्पल ऑफ ओनली प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग IUCD। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमने पहले देखे थे, इट थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकोजा, ये सर्वाइकल म्यूकस उसे थिक कर देता है। फिर इम्प्लांट्स, इंजेक्शन एंड सेरेडाज जो है, इसकी मेन मैकेनिज्म है एनोवुलेशन। कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन जो है वो थिक सर्वाइकल म्यूकोजा, लेकिन बाकी 3 की जो मैकेनिज्म है वो है एनोवुलेशन, वो मेन मैकेनिज्म है। साथ में ये भी थिकन सर्वाइकल म्यूकोजा एंड इन्हें भी ट्यूबल पेरास्टाल्सिस तो करता ही है, लेकिन मेन मैकेनिज्म इन तीनों की है एनोवुलेशन। अब प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ये थिकन द सर्वाइकल म्यूकोजा, तो स्पर्म कैनॉट पेनिट्रेट द थिक सर्वाइकल म्यूकोस, तो इसकी वजह से पेल्विक PID, STD, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सपोज प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो जाए और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस वो कम हो जाती है इसकी वजह से। Okay, they also decrease the tubal peristalsis and therefore failure of contraception, it leads to increased chances of ectopic pregnancy. Hence absolute risk decrease होता है ectopic pregnancy का, but relative risk जो है वो increase होता है। अब DMPA implants Mirena can also be used to treat dysmenorrhea due to endometriosis. अब absolute contraindication of all progesterone containing contraceptive, ये याद रखना है, बहुत important। absolute contraindication again same ही है like OCPs, undiagnosed vaginal bleed, pregnancy, known or suspected breast cancer and benign or malignant liver tumor। कि liver tumor, breast cancer, pregnancy and undiagnosed vaginal bleeding, ये 4 contraindication of absolute contraindication of progesterone containing contraceptive। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है irregular bleeding। कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज irregular bleeding।
अब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स देखते हैं. इट कंटेन्स लो डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग. एग्जाम्पल इज सीराजेट जो भी कहना हो, सीराजेट या फिर मिनी पिल. इसमें 75 माइक्रोग्राम ऑफ डिसोजेस्ट्रेल प्रेजेंट होता है. सेकेंड 75 माइक्रोग्राम ऑफ डिसोजेस्ट्रेल विच एक्ट्स बाय कॉजिंग एनोवुलेशन. अगर इसकी मेथड स्टार्ट करते हैं हम ऑन डे 1 ऑफ द मेंसेस, नो बैकअप नीडेड. अगर क्विक स्टार्ट किया या फिर फ्रॉम एनी डे ऑफ द साइकिल तो फिर बैकअप इज नीडेड फॉर 2 days. अगर एक पिल मिस हो गई है तो रिज्यूम एज सुन एज पॉसिबल एंड बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड फॉर 2 days. अगर 2 या 2 से ज़्यादा पिल मिस हो गई है तो फिर स्टॉप द पिल फॉर द प्रेजेंट साइकिल एंड रीस्टार्ट वंस द मेंसेस ऑकर. कि नई साइकिल जब स्टार्ट हो तभी वो पिल्स स्टार्ट करनी है और तब तक के लिए बैकअप मेथड यूज़ करनी है. इफ़ शी डजंट ब्लीड फॉर इन 4 to 6 weeks देन डू अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. और ये मिनी पिल ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है इन लैक्टेटिंग मेल्स, लैक्टेटिंग फीमेल्स. लैक्टेटिंग फीमेल के लिए इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस एंड फीमेल ओवर एज 40 years. तो ये 2 केसेस में मिनी पिल वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. तो ये प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या मिनी पिल. 75 माइक्रोग्राम ऑफ डिसोजेस्ट्रेल ये याद रखना है. और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग और ये मेथड है उसकी. उसके बाद इम्प्लांट्स. इसमें सिंगल रॉड इम्प्लांट जिसे कहते हैं इम्प्लानॉन वो यूज़ होता है. अगर ये इम्प्लानॉन कंटेन्स बेरियम सल्फेट इट इज़ नोन एज नेक्सप्लानॉन. लेकिन इम्प्लानॉन याद रखना है. इसके कंटेंट्स क्या है तो इटोनॉर्जेस्ट्रल प्लस बेरियम सल्फेट प्लस इथिलीन विनाइल एसीटेट. तो ये 3 कंटेंट है. इटोनॉर्जेस्ट्रल, बेरियम सल्फेट एंड इथिलीन विनाइल एसीटेट. कॉन्सेंट्रेशन इसका है 68 mg एंड इट इज़ इंसर्टेड विद इन द फर्स्ट 7 day ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, विद इन द फर्स्ट 7 day ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही हमें इसे इंसर्ट करना होता है इन द बॉडी एंड नो बैकअप इज़ नीडेड. अगर इंसर्ट करते हैं हम आफ्टर 7 days देन बैकअप इज़ नीडेड फॉर 3 days. इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो पहले बताई थी एनोवुलेशन है. सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल उसकी मेन मैकेनिज्म वो है थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस. बाकी तीनों की है एनोवुलेशन. ये इसकी इंसर्शन इट इज़ एन ओपीडी प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया. इसे हम मीडियल साइड ऑफ द नॉन डोमिनेट आर्म वहाँ पे इंसर्ट करते हैं. तो ये आर्म है नॉन डोमिनेट आर्म, उसके मीडियल साइड पे हम इसे इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्टर. तो इस तरीके की होती है ये इम्प्लांट है इम्प्लानॉन. रिमूवल अगेन ओपीडी प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया. स्मॉल इंसिजन इज मेड टू रिमूव द इम्प्लांट. कॉन्ट्राइंडिकेशन जो पहले 4 बताई थी, अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीड, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर एंड प्रेगनेंसी. तो ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन. इसमें रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी होती है विद इन अ मंथ. ये याद रखना है. एंड फर्टिलिटी रेट ऑफ इम्प्लांट इज 0.05. तो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ये भी याद रखना है. मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, सॉरी ये इम्प्लांट प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट. अब DMPA इंजेक्शन, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट. तो ये एक इंजेक्शन है जिसका नाम है एंटारा. कंपोजिशन इज़ 150 माइक्रोग्राम ऑफ MPA. ये इंजेक्शन लेना पड़ता है वंस इन 3 month. कि हर 3 महीने बाद ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है. इंजेक्शन इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली इन डेल्टोइड और ग्लूटेल रीजन. कि तो 150 माइक्रोग्राम ऑफ MPA टेकन इन वंस इन 3 months एंड इंटरमस्कुलरली. अगर डिले हो जाए ऑफ मोर देन 4 weeks तो फिर फर्स्ट वी विल परफॉर्म UPD कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है. एक बार प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए तो फिर हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे देंगे DMPA का एंड बैकअप फॉर 7 days इज़ नीडेड. तो ये मेथड है. इंजेक्शन अगर डिले हो गया कि 3 months पास हो गए और ऊपर से 4 weeks भी पास हो गए, डिले हो गया, तो पहले हम UPD परफॉर्म करेंगे. उसके बाद अगर वो नेगेटिव आया देन इंजेक्ट DPA एंड गिव बैकअप फॉर 7 days. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन एनोवुलेशन. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगेन जो पहले थी इरेगुलर ब्लीडिंग. कॉन्ट्राइंडिकेशन अगेन सेम वही 4. एडवांटेज इसका ये याद रखना है. एडवांटेज डिक्रीज्ड सीजर एक्टिविटी, डिक्रीज्ड सीजर फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज्ड सिकलिंग इन सिकल सेल अनीमिया. तो ये 2 चीज़ों फैक्टर की वजह से ही ये जो DMPA इंजेक्शन है दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन एक तो एपिलेप्सी पेशेंट और दूसरा सिकल सेल अनीमिया पेशेंट. कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. DMPA इंजेक्शन दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन एपिलेप्टिक पेशेंट एंड सिकल सेल अनीमिया पेशेंट. DMPA इंजेक्शन. इसके डिसएडवांटेज है एक तो डिलेड रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी एंड डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी.
सो DMPA इज़ नॉट गिवन इन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम, मतलब 6 वीक एक बार पास हो जाए आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, तब हम ये DMPA दे सकते हैं। उससे पहले इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड या इट इज़ प्रेफर्ड नॉट टू गिव। तो ये था पूरा DMPA के बारे में।